हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 9 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विस्मयादिबोधक चिन्ह एवं अय चिन्ह का उपयोग कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का एक डंडा और नीचे बिंदी होती है, ये चिन्ह होता है। मन के भावों को यथा शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयादिबोधक शब्द का कहते हैं का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट करने वाले शब्द हो वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हाय, ये क्या हो गया? अरे क्या तुम आए? तो अरे, हाय, ये सब हमारे कैसे हैं? विस्मयादिबोधक शब्द हैं। छी, तुम तो बहुत गंदे हो, तो छी ये कैसा है? विस्मयादि। वाह, कितनी सुंदर कार्य, आश्चर्य प्रकट करना कितनी सुंदर कार्य है, तो इसमें भी विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के अभाव में वाक्य को प्रश्नवाचक नहीं माना जाता है। अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, कहा, कब, क्या, क्यों, कैसे आती हैं और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह प्रश्नवाचक नहीं माना जाएगा। इसलिए विस्मयादिबोधक वाक्य में हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। जहाँ हाय, अरे, छी, वाह ये शब्द आएंगे वो विस्मयादिबोधक वाक्य होगा, वहां पर हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह। शब्द युग्म एवं तुलना करने वाले शब्दों के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के बीच में लगाते हैं। जैसे सुख का दुख, विपरीत अर्थ हो गया, मतलब विलोम शब्द हो गया। रात दिन, आज कल, थोड़ा सा, काला सा, मोटा सा, इन सब में विपरीत अर्थ प्रकट हो रहा, मतलब ये विलोम शब्द है। योजक चिन्ह का हम विलोम शब्द के बीच में करते हैं। जैसे दिन का रात, काला का गोरा, या सुख का दुख, आज का कल, तो ये सब विपरीत अर्थ हैं या विलोम शब्द हैं, उनके बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक एकहरा होता है, एक द्वहरा होता है। जब एक कॉमा लगा के बंद करती हैं तो एकहरा बोला जाता है, जब दो कॉमा से बंद करते हैं तो उसे द्वहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इस प्रयोग वाक्य के अंतर्गत आए हुए शब्द के विशेष व्यक्ति वस्तु का नाम लिखने हेतु किया जाता है। जहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम आए या किसी वस्तु का नाम आए वहाँ पर हम एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लिया गया है, तो बुक का नाम आया हिंदी व्याकरण, इसलिए हमने एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में वैसा का वैसा लिखने के लिए हम दोहरा का प्रयोग करते हैं। जब कोई राइटर का कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम जैसा उसने कहा है अगर वैसा ही हमें लिखना है तो हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, तो ये महात्मा गांधी का कहा हुआ कथन है, जैसा उन्होंने कहा है वैसे ही हमने लिख दिया, तो इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी ने कुशल से कहा बेटा हमेशा समय का पालन करो, तो पिताजी ने जैसे कहा वैसे ही हमने यहाँ वाक्य को लिख दिया है, तो इसमें भी दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को संक्षेपक भी कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है। जैसे देखिए पंडित को संक्षिप्त में लिखेंगे तो पा, ऊपर बिंदी और नीचे गोला सा बना देंगे, ये हमारा संक्षिप्त में होगा। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड को संक्षिप्त में छोटे रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, प्रश्न को इस तरह से, डॉक्टर को इस तरह से, टेलीविजन को टीवी, उत्तर को उत्तर। तो इस प्रकार से लाघव चिन्ह जो होता है वो संक्षिप्त करने के लिए हम यूज करते हैं। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम संक्षिप्त छोटे रूप में लिखते हैं, उसके लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, विशेषण के अर्थ और भेद से आप क्या समझते हैं? विशेषण का अर्थ जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह सीता बहुत अच्छी लड़की है,
तो सीता कैसी लड़की है? अच्छी है, तो अच्छी है ये यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? अच्छा। जो अच्छा शब्द आ रहा है ये हमारा यहाँ विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। संख्यावाचक जो संख्या बताती हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से। संख्या का जिसमें वो दो वो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। गुण बताए किसी भी चीज़ का कि किसी कोई बहुत अच्छा है या किसी के बारे में कोई भी गुण बताए तो गुणबोधक विशेषण हो जाएगा। परिमाण बोधक परिमाण के बारे में जानकारी दे, और संकेत बोधक विशेषण जो संकेत बताए। इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं। संख्या बोधक विशेषण, गुणबोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और संकेत बोधक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वर्तमान काल के प्रमुख भेद लिखिए। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद है। सबसे पहला भेद होता है हमारा सामान्य वर्तमान। आमतौर पर जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान कहा जाता है। इसमें क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। जब सामान्य वर्तमान काल होगा तो जो वाक्य हमारा बनेगा उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है ये शब्द आएंगे। जैसे लड़का बाजार जाता है, ता है। लड़की कॉमिक्स पढ़ती है, ती है। बच्चे खेलते हैं। तो इन तीनों सेंटेंस में पीछे क्या है? ता है, ती है, ते हैं। तो ये हमारा सामान्य वर्तमान हो जाएगा। जिस काल में कार्य का होना पाया जा रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, वो हमारा सामान्य वर्तमान कहलाएगा। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे है ये आदि शब्द आते हैं। मतलब अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे है ये सब शब्द आएंगे। जैसे लड़के स्कूल आ रहे हैं, बिक्की खाना खा रहा है, लड़के लड़ रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। तो इन सब वाक्यों में रहा है, रही है, रहे, आ रहे हैं, इनमें काम के होने की जानकारी मिलती है कि काम हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। मतलब इनमें कंफर्म नहीं होता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, संदिग्ध रहता है, संदेह में रहता है। जैसे शायद यह फल तोड़ता तो रेखा कक्षा में पढ़ती होगी। शायद वह जा रहा होगा, मतलब शायद मतलब शायद कोई भी कंफर्म नहीं रहता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर संदेह होता है, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका कंफर्म नहीं है, वो निश्चित नहीं है, उसमें संदेह रहता है, तो हम उसे संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। नेक्स्ट है पूर्व वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है वो पूर्ण वर्तमान कहलाता है। मतलब कार्य पूरा वर्तमान काल में हो चुका है, उसने पढ़ा है, राकेश विद्यालय जा चुका है, तो ये सब कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए इसे हम पूर्ण वर्तमान के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण सात्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया पहले से ही आरंभ होकर वर्तमान में निरंतर चल रही है उसे पूर्ण सात्य वर्तमान कहा जाता है। जैसे मैं यह काम पहले से करता रहा हूँ, तुम सोते रहे हो। मतलब क्रिया पहले से आरंभ हुई है और वर्तमान में चल रही है, खत्म नहीं हुई है, उसे हम पूर्ण सातत्य वर्तमान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द्विगु समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो वह हमारा द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें पहला पद जो हमारा होगा उनमें संख्या दे रखी होगी, वो संख्यावाची होगा, और दूसरा पद संज्ञा होगा। इसमें समुदाय व समाहार का बोध होता है, इसमें उत्तर प्रदान होता है। जैसे तिलोकी तीन आ रहा है, 3 लोगों का स्वामी। तिरंगा में भी 3 आ रहा है, त्रिभुवन में भी 3 आ रहा है। इन तीनों संख्यावाची हैं, इसलिए ये द्विगु समास है। अष्टाध्यायी इसमें भी 8 आ रहा है, तो ये भी संख्यावाची है। दोपहर दूसरा पहर इसमें भी संख्या आ रही है। पंच प्रणाम 5 प्रणाम, मतलब जो भी हमारा द्विगु समास होता है उसमें संख्यावाची होता है, उनमें पहले पद में संख्या जरूर आएगी, ये उसकी पहचान है द्विगु समास की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए किसी ना किसी कर्म की आवश्यकता पड़ती है। सकर्म मतलब जिसके साथ में कर्म हो, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे श्वेता किताब पढ़ती है, श्वेता क्या पढ़ रही है? किताब। तो किताब हमारा इसमें कर्म हो गया।
सोता किताब, अतः किताब हमारा कर्म है। पढ़ना सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ दया, किसे, किसको, निरंतर प्रश्न करने पर अगर उत्तर हाँ में आता है तो सकर्मक क्रिया। एक पहचान और है, क्रिया के साथ किसे, किसको अगर करके अगर हम प्रश्न पूछते हैं और हमारा उत्तर हाँ में आएगा तो वह हमारी सकर्मक क्रिया होगी, और प्रश्न करने पर अगर उत्तर ना में आएगा तो वह हमारी अकर्मक क्रिया होगी। कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग होता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे सकर्मक क्रिया के भेद बताएं। एक कर्म, द्विकर्म, अकर्मक। मतलब एक कर्म जिसमें एक ही कर्म हो वो एक कर्म क्रिया कहती है। जैसे मोहिनी गाना गा रही है तो इसमें गाना एक ही कर्म दे रखा है। द्विकर्म जिसमें दो कर्म हो, सोनू गाय से दूध धूता है तो धूना, इसमें धूना तो हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। लेकिन कर्म है गाय और दूध, ये गाय भी है और दूध भी है, ये कर्म हो गई। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई भी कर्म ना हो, जैसे गोपाल हंसता है, पूनम रोती है, ये सब हमारी अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई भी कर्म नहीं आ रहा है। तो एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, कर्मक में कोई भी कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्रिया जो होती है उनमें कर्म होता है। किसे और किसको से निरंतर प्रश्न पूछने पर अगर हमें उत्तर हमें मिलेगा तो वे हमारी सकर्मक क्रिया होती है। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों का पार्ट 10 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।